7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर एक बड़ा आतंकी हमला किया गया। इस दिन यहूदी लोगों का एक बहुत ही पवित्र फेस्टिवल यौम किपुर मनाया जाता है और वहाँ पे गाजा पट्टी के पास स्थित जो इजरायली बॉर्डर है वहाँ पे लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्होंने उस त्यौहार से रिलेटेड सेलिब्रेशन उनका चल रहा था, रात भर उन्होंने सेलिब्रेशन किया और सुबह 6 बजे मॉर्निंग में अचानक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल के इस क्षेत्र पर जल, नभ और जमीन तीनों ही क्षेत्र से एक बड़ा आतंकी हमला प्रायोजित किया गया। हमास ने इस हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो हमास के इस हमले के बाद कुछ समय के लिए तो इजराइल को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर यह उसके साथ हो क्या रहा है या क्या हो गया, और वह पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में रहा। लेकिन यह जो इजराइल का डिफेंसिव मोड था वो मात्र 1 से 2 दिन तक ही चला और उसके बाद इजराइल ने जो बैक एक्शन लिया, जो उसने उसका रिवर्ट किया, जो रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद आज इजराइल की कई देशों में निंदा की जा रही है और कई लोगों को आज फिलिस्तीनी आम नागरिकों के प्रति सहानुभूति उमड़ रही है, जिसमें भारत के भी कई पुराने निकाले गए पत्रकार भी शामिल हैं जो कि अपने आप को सेकुलरिज्म का एकमात्र ठेकेदार घोषित किए हुए, स्वयंभू ठेकेदार, जिनको खुद उनके ही न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका मानना है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और लेकिन उनको एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल दिया गया। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको फिलिस्तीनी आम नागरिकों के प्रति बहुत ही सहानुभूति है। सहानुभूति होनी भी चाहिए क्योंकि किसी भी युद्ध में आपको तो वहाँ के बच्चों को, महिलाओं को और बूढ़ों को मारने का अधिकार नहीं मिल जाता और इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और उन नियम को पालन करते हुए ही युद्ध लड़ा जाए तो बेहतर होता है, उसी से हमारी मानवता सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आती है कि क्या यह नियम सिर्फ इजराइल पर लागू होते हैं या फिर ज्यादातर जो विक्टिम होते हैं, जैसे इजराइल भी इस युद्ध में एक विक्टिम है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल विक्टिम ना होके इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि जिसके रिवर्ट में वो इस तरह से कदम उठा रहे हैं और उन्होंने जो किया वो सही किया। कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जैसे ईरान, उन्होंने तो खुल के इन आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट किया है। हमास को तो ऐसा भी मानना है कि ईरान के द्वारा ट्रेनिंग, फंडिंग एंड हथियार दिए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो अरब देश मतलब कि कंट्रीज़ हैं, इवन उसके जो आसपास के भी देश हैं, इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इजराइल का ही विरोध किया है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीन का सपोर्ट की घोषणा की है और उसने इजराइल को कंडेम किया है। अब बात यह आती है कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही है और कौन गलत। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि इजराइल ने जो भी किया गाजा पट्टी पे और अभी भी जो वो कर रहा है, जिसमें कि उनके हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग करना हुआ या फिर लोगों का मानना है कि वो जो इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है उससे भारी संख्या में आम नागरिक, फिलिस्तीनी आम नागरिक मारे जा रहे हैं जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। अभी तक ऑफिशियल इसकी संख्या 7,000 के ऊपर बताई जा रही है कि 7,000 लोग 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इजरायली अटैक्स में मारे जा चुके हैं। उनका कहना है कि इजराइल खुद एक टेररिस्ट देश है और उससे बचाव के लिए हमास जैसे संगठन खड़े होते हैं और उन्होंने इसीलिए इजराइल पर अटैक किया ताकि भविष्य में इजराइल कोई भी कार्रवाई करने के पहले 4 बार सोचे। लेकिन यहाँ तो उनका दाव उल्टा पड़ गया, वह इजराइल को समझ नहीं पाए, जबकि वो उसके साथ ही 75 साल से रह रहे हैं, उसी के पड़ोसी, उसी के बीच में रह रहे हैं और उनको लगा कि ऐसे हमलों के बाद इजराइल बैकफुट पे आएगा।
दूसरा कि इन हमलों के पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में गहरी होती दोस्ती। अमेरिका के मध्यस्थता के कारण इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कुछ बड़े ट्रेड एग्रीमेंट होने वाले थे, और जिसके बाद उस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आपका जो ईरान का जो दबदबा था वह काफ़ी हद तक कम हो जाता। तो ईरान को भी यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि वह अपने आप को उस मध्य एशिया क्षेत्र का स्वयंभू ठेकेदार समझता है, जैसे अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का समझता है। तो इस पूरे जो घटनाक्रम जो घटित हुआ और या अभी भी जो मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें सबके अपने अपने हित हैं। हाँ, इजराइल का अपना हित जरूर होगा, लेकिन इजराइल की जो अभी वर्तमान कार्रवाई है उसको कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत भी आतंक से पीड़ित रहा है, लेकिन भारत ने कभी इस तरह से आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। तो इजराइल को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, आपका इससे अलग हो सकता है विचार, कि भारत ने अगर ऐसा नहीं किया तो उसने गलत किया। क्योंकि जब भारत में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर आतंकी घटनाएं होती थी, हमले होते थे, चाहे आप पंजाब की बात ले लें, खालिस्तानी आंदोलन जो चला उसमें हजारों लोगों की जानें गई, और कश्मीर तो पूरी दुनिया में चर्चित है आतंकवाद पीड़ित राज्य के तौर पे। तो उस समय आतंकवादियों ने यह नहीं देखा कि सामने कौन है, वो सिर्फ रिलीजन के नाम पे और कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाने के नाम पे, भारत से अलग करने के नाम पे आम नागरिकों पे उन्होंने बेइंतहा अत्याचार किए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब कुछ शामिल थी। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ कश्मीर से, वह पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया उस पर चुप भी रही काफ़ी सालों तक, या कहीं दशकों तक। अब धीरे धीरे उनकी आवाज़ थोड़ी सुनी जा रही है। जब से कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हुआ है, तब से थोड़ी सी स्थिति नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन वहाँ भी आतंकी संगठन आज भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि उसको फिर से बेपटरी किया जाए। इन सारी जो शांति प्रक्रिया वहाँ पे चल रही है। तो ये कहना कहीं से उचित नहीं है कि भारत ने ऐसा नहीं किया, या कोई भी सभ्य समाज या सभ्य देश युद्ध के नियमों को पालन करते हुए ही ऐसी चीज़ें करता है, और उसको उससे मतलब कि अलग हट के आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो उनसे मेरा यही कहना है कि ये जो हमास है, इसको चाहे किसी भी देश के सपोर्ट से खड़ा हुआ हो, लेकिन जो गाजा पट्टी की 22 लाख की आबादी है, वहाँ पे हमास ने 2005 में चुनाव लड़ा था, बाकायदा उसने इलेक्शन लड़के वहाँ पे मेजॉरिटी के तौर पे उसको मेजॉरिटी मिली, और वहाँ के लोगों ने उनको अपना लीडर माना। तो वो जो 20-22 लाख लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मानसिकता हमास की मानसिकता से मिलती जुलती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो एकदम ही निर्दोष हैं, उनको हमारे जैसे आतंकी संगठन से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात कि जब इजराइल पे अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने 100-150 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। बंधक बना के उन्होंने उनको गाजा पट्टी एरिया में ले गए। वहाँ पे कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए हैं कि जिसमें फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने महिलाओं के नग्न परेड कराई, उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा, पीटा, और जब उनको वो उन रास्तों से लेके जा रहे थे जहाँ पे गाजा पट्टी के आम नागरिक थे, तो वो भी उनके पास जूते फेंक रहे थे, उनको मार रहे थे। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि जो ऐसे लोग, कि जब उनके हाथ में थोड़ी सी ताकत आई, उन्होंने देखा कि एक निर्दोष महिला, उस महिला के साथ वहां पे अत्याचार हो रहा था, उन लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें कि आम नागरिक भी उस भीड़ में दिख रहे थे जो कि शामिल थे। अब उन्हीं नागरिकों के ऊपर जब बॉम्बिंग की जा रही है, उनके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं इस बमबारी में, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही, बूढ़े मारे जा रहे हैं, तो उनको क्या यह नहीं सोचना चाहिए कि जो उन्होंने उस वक्त किया वह गलत किया, और आज उनको उसी का रिजल्ट मिल रहा है। अब इस पे कई लोग ये कहेंगे कि चूंकि फिलिस्तीनी लोग पिछले 75 साल से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको अब वो थक हार के उन्होंने यह स्टेप लिया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है, उनसे सहानुभूति दर्शाने के लिए, कि वो तो खुद पीड़ित हैं, इतने सालों से इजराइल के कब्जे में वो रह रहे हैं,
उनके पास कोई भी प्रॉपर शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे बेरोजगारी दर 80% तक है, तो वो ये न करते तो क्या करते? तो इसका जवाब भी इतिहास में छुपा हुआ है। जब इजराइल का गठन हुआ उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस चीज के बारे में व्यवस्था की थी कि जो वो क्षेत्र है वहाँ पे इजराइल और फिलिस्तीन 2 राष्ट्रों का गठन हो और उनको उस हिसाब से हिस्से में बांटा जाए और दोनों वहाँ पे आपस में आपसी भाईचारे से रहें। इजराइल ने तो इस पूरे चीज को एक्सेप्ट कर लिया था और उसको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन फिलिस्तीन जो थे या फिलिस्तीनी लोगों के जो प्रतिनिधि थे उस समय, चूंकि वो कोई प्रॉपर वो ब्रिटेन के कब्जे में था, कोई उनका ऐसा सरकार नहीं थी जो उनकी तरफ से बात करे, तो उनकी तरफ जो अरब राष्ट्र बात कर रहे थे, चाहे सीरिया हो, चाहे आपका जॉर्डन हो, चाहे इजिप्ट हो, उन लोगों ने फिलिस्तीनी लोगों को यह समझाया कि हम आपको पूरा जो इजराइल जो जिस क्षेत्र में बना वो जमीन भी दिलाएंगे और आपकी जमीन दिलाएंगे और एक कंप्लीट फिलिस्तीनी राष्ट्र होगा। तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के इस चार्टर को या फिर इस जो भी उनका प्रस्ताव है उसको मत मानिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना और इजराइल के गठन के तुरंत बाद आसपास के अरब राष्ट्रों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिस हमले का इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको बुरी तरह हराया और इजराइल का वहीं से गठन हुआ और इजराइल को ये चीज समझ में आ गई इन लोगों के साथ भाईचारे से और बातचीत से नहीं रहा जा सकता है। सेम स्थिति भारत में भी है, जो हम लोग को मानना है कि इन लोगों के साथ हम लोग बहुत भाईचारे से रह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जो कि हमेशा आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं, प्रमोट करते हैं और भारत को वो हमेशा कोशिश करते हैं कि डिस्टर्ब रखें, कभी कश्मीर में, कभी कहीं कभी कहीं। अभी तो हाल फिलहाल में आतंकवादी घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन जिस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अगर उस वक्त की हम लोग बात करें तो भारत भी इसी तरह से पीड़ित रहा है। अब भारत को भी ये समझने में काफ़ी साल लग गए कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के जैसे जो कट्टर रेडिकल आपके मुस्लिम राष्ट्र हैं या जो ऐसे सोच के लोग हैं, उनके साथ बातचीत नहीं की जा सकती है, उनके साथ भाईचारे से नहीं रहा जा सकता। इसमें आपके बर्मा के एक बौद्ध नेता हैं, धर्मगुरु भी हैं, विराटू, जिसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि आप इन लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये तो वही बात हो गई कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं, कट्टर मानसिकता वाले, इस्लामिक कट्टर मानसिकता वाले, तो उनकी तुलना उन्होंने पागल कुत्ते से की थी। वो बोला था कि आप पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते, आप चाहे कितने भी अच्छे दिल के हों। तो हमास, पाकिस्तान, कश्मीर के आतंकवादी, ये सब उसी तराजू में आते हैं, या फिर पहले जैसे आपका ISIS हुआ करता था, अभी भी उसके काफ़ी प्रभाव है कुछ क्षेत्रों में। इन लोगों से बातचीत नहीं की जा सकती है। और दूसरा कि इनके जो सपोर्टर्स होते हैं, वो आम जनता में जो लोग भी होते हैं, आप उनके साथ सहानुभूति रख के इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे सहानुभूति रखेंगे और इन पर कार्रवाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जो प्रॉब्लम की जड़ को छोड़ दिया, आपने ऊपरी इलाज किया। क्या होगा कि अगर हमने 500,000 हमास आतंकवादियों को मार भी डाला, वो जो 20-22 लाख लोग हैं उसमें से सिर्फ 5 लाख नए खड़े हो जाएंगे, और खड़े होते हैं उन्हीं के बीच से वो आतंकवादी बनते हैं। उनके मन में एक भय होना चाहिए कि अगर वह दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो उनका पूरा जो क्षेत्र है वो तो उनके हाथ से जाएगा ही जाएगा। उनका जो एक सपना था कि एक उनका स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र, वो कभी पूरा नहीं होगा, और साथ ही साथ उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो इजराइल ने जो, जैसा कि तथाकथित हमास के समर्थकों का कहना है कि उनके एक सबसे बड़े गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल पर मिसाइल दागा और तकरीबन 500 से 1000 के बीच में आम नागरिकों की हत्या कर दी। इजराइल इस चीज़ को डिनाई करता है और उसका कहना है कि हमास ने जो अपने तरफ से इजराइल को क्षति पहुंचाने के लिए रॉकेट दागे थे, उन्हीं में से कुछ रॉकेट्स मिसलीड होकर उस अस्पताल परिसर में गिर गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इसमें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसके बारे में तो कोई कुछ भी अभी तक नहीं कह सकता, क्योंकि गाजा पट्टी के जिस एरिया में यह घटना घटित हुई है वहाँ पे अभी भी जो मीडिया के लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो मीडिया जो इस युद्ध की कवरेज करी इजराइल साइड से कर रही है,
गाज़ा पट्टी में गिने चुने लोग हैं जो कि वहीं के हैं। ज़्यादातर फ़िलिस्तीन से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं या थोड़े बहुत यूएन के लोग हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ भी सही तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इज़राइल ने अगर यह घटना जानबूझकर भी की है तो उसके पीछे यह कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि वह वहाँ के आम नागरिकों को या वहाँ के जो मासूम बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं को निशाना बनाना चाह रहे थे। क्योंकि जैसा कि इज़राइल के खुफिया विभाग को, जो कि मोसाद जिनका नाम है, उनको सूचना है और दुनिया भर के जो भी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको जैसे कि इस विषय में सूचना है कि गाज़ा पट्टी के अंदर हमास के आतंकवादियों ने भूमिगत सुरंग का जाल बनाया हुआ है। और ज़्यादातर इनके जो मेन सेंटर हैं वो यूएन के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या फिर जैसे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ के जो भी, उनके नीचे अंडरग्राउंड इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि वह इज़राइल के हमलों से खुद को महफूज रख सकें। अब इस स्थिति में इज़राइल के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्या तो वह वहाँ से उन लोगों को ऑपरेट करने दें और अपने ऊपर दोबारा जैसे कि जब से हमास का गठन हुआ है तब से उसने इज़राइल के ऊपर 100 से ज़्यादा हमले किए हैं। तो इस तरह के और 100-200 हमले के लिए वो अपने आप को तैयार रखें और या फिर एक फाइनल वॉर करें जिसमें कि नो डाउट कुछ आम लोगों की भी जान जाएगी और जिनका इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है इसमें उन लोग को भी क्षति पहुँचे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी युद्ध होता है और जब बुलेट से गोली निकलती है या फिर कोई मिसाइल कहीं पे टारगेट करती है तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि वहाँ पे कौन आम आदमी है और कौन आतंकवादी है। और अगर आतंकवादी आम आदमी के बीच में छुप के रहेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है कि आप उनको सिर्फ वहाँ से सेलेक्टेड आप टारगेट करके उनको निकाल के उनको ख़त्म कर सकें। कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी को नुकसान पहुँचेगा। अब ये वहाँ के आम नागरिकों को समझना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरह से और कितनी जल्दी खुद को हमास से अलग करते हैं। अगर वह लोग जो कि हमास में जैसा कि माना था 40 से 50 हज़ार लड़ाके हैं, अगर उन लड़ाकों को ये जो 20-22 लाख की आबादी और बाकी जो मध्य एशिया के जो मुस्लिम देश हैं वह समर्थन देना बंद कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हमास जैसा संगठन इज़राइल जैसे पावरफुल कंट्री से 2 दिन भी युद्ध कर सकता है, टिका रह सकता है। तो जाने अनजाने यह बात ज़रूर कड़वी लगेगी, लेकिन वो जितने भी लोग हैं उसमें से 70-80% हमास के समर्थक हैं। और इज़राइल के विदेश मंत्री ने भी यह स्पष्ट तौर पर कहा है अपने स्टेटमेंट में कि गाज़ा पट्टी में कोई भी मासूम नहीं है, या तो वहाँ पर आतंकवादी या फिर आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। यह बात बहुत ही हार्श लग सकती है कि इस तरह से मतलब कि आम जनता के बारे में एक जिम्मेदार देश का विदेश मंत्री कह रहा है, बट यह बात पूरी तरह से सच है। अब बात करते हैं कि यह युद्ध कहाँ पे जाकर रुकेगा या हमें किस दिशा में लेके जा रहा है। तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो ये युद्ध है वह आज का नहीं है और इनके जो संघर्ष की जड़ तो सदियों पुरानी है और ये एक तरह से 2 रिलीजन के बीच में डिस्प्यूट है। एक सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो पवित्र क्षेत्र है जेरूशलम, उसको लेके, और साथ ही साथ इन दोनों का जो बंटवारा हुआ जिसको इजराइल ने माना, फिलिस्तीन ने नहीं माना, और फिर उसके बाद काफ़ी इनके बीच में बार लड़ाइयाँ हुई और जिसके बाद ये चीज़ें बढ़ती चली गई। आखिर ये जो जेरूशलम को लेके पिछले 1000 सालों से यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते चले आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है इसको मैं बहुत शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि ये जो अब्राहम के पंथ को मानने वाले जो बेसिकली धर्म्स हैं, जैसे आपके मुस्लिम धर्म हो गए, यहूदी धर्म हो गए, ईसाई धर्म हो गए, इन तीनों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक जेरूशलम का नाम आता है जो वर्तमान में इजराइल के कब्जे में है। जेरूशलम में एक तरफ मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद आती है, जहाँ से माना जाता है कि मोहम्मद साहब ने एक घोड़े पे बैठकर सीधे उनको अल्लाह के पास गए और उनसे मतलब जो भी उनको टीचिंग्स मिली उसको फिर आके उन्होंने यहाँ पे
उसको बताया लोगों को, उसको मतलब कि लोगों के सामने रखा। और उनकी जो भी मतलब कि टीचिंग्स थी, जो उनके लेसन्स थे, उसको लेके फिर कुरान शरीफ, पाक कुरान शरीफ का निर्माण हुआ। उसी तरीके से यहूदियों के लिए तो माना जाता है कि उनके धर्म का जन्म ही इस क्षेत्र में हुआ, यहीं से ही यहूदी धर्म की शुरुआत हुई। और साथ ही साथ ईसाइयों के लिए भी वहाँ पे जो एक चर्च है, वहाँ वो उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ईसा मसीह को यरूशलेम में ही सूली पे लटकाया गया था और उसके बाद उन्होंने पुनः जो रिबर्थ उनका हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। तो तीनों ही धर्म के लोग इस पे अपना दावा करते हैं और वो इस प्रयास में रहते हैं कि इस क्षेत्र पे उनका कब्जा हो। लेकिन आज की हकीकत ये है कि इस क्षेत्र पे इजराइल का कब्जा है, जो कि एक यहूदी धर्म को मानने वाला राष्ट्र है। और इसी कारण मुस्लिम राष्ट्र जो हैं वह चाहते हैं कि इजराइल का कब्जा वहाँ से खाली कराया जाए और वो पुनः इस्लाम के अंडर में है, जो कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए कहीं से भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो जो क्षेत्र है आपका, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल कंट्री की बात की जाए तो इस समय इजराइल ही वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बाकी अरब राष्ट्र ज़रूर वहाँ पे उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है क्रूड ऑयल की वजह से, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली और एजुकेशन वाइज और डिफेंस वाइज इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। सीधे युद्ध में ईरान भी इजराइल से पार नहीं पा सकता, यह वह जानता है, इसीलिए वह छद्म युद्ध का सहारा ले रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध का सहारा लेता आया है। जब उसको 3 युद्धों में मुंह की खानी पड़ी तो उसको ये समझ में आ गया कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया से नहीं लड़ाई कर सकता है। इजराइल के साथ भी यही केस है। अब अगर वर्तमान घटनाक्रम की तरफ वापस लौटें तो आज 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं इजराइल फिलिस्तीन में जो जंग छिड़ी हुई है उसको लेके, और अब तो इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस भी गाजा पट्टी एरिया में इंटर कर चुकी हैं और वहाँ पे वो ढूंढ ढूंढ के चरमपंथियों को निशाना बना रही है और हमास के कई टॉप के लीडर मारे जा चुके हैं और फिलिस्तीन की बहुत सी आम जनता की भी इसमें कैजुअलिटी हुई है। और इजराइल के तरफ भी उनके भी कुछ सैनिक इस युद्ध में मारे गए और आज भी इजराइल के कई सिविलियन हमास के कब्जे में। अब वो इस समय जीवित हैं या नहीं जीवित हैं या उसमें से कितने जीवित हैं, इसका कोई भी आंकड़ा अभी किसी के पास भी एग्जैक्टली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ गौर करने लायक है कि इजराइल की जो आज स्थिति हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस्लामिक चरमपंथियों और कट्टरपंथी इस्लामिक धर्म मानने वाले लोगों का हाथ है। अगर वह 7 अक्टूबर के दिन इस तरह का निशंस जिसको आप कहें अटैक इजराइल में न किए होते तो शायद आज मध्य एशिया में शांति होती है। लेकिन उनका यह कहना है कि पिछले 75 सालों से उनका दमन किया जा रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है, इस पर सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें सबसे प्राइमरीली अगर देखा जाए तो गलती हमास की दिखती है। हमास को अगर अटैक करना था तो वो इजरायली डिफेंस के जो क्षेत्र थे उनको निशाना बनाती, आर्मी को निशाना बनाती, सुरक्षा बलों को निशाना बनाती और एक प्रॉपर वे में अगर वो इस युद्ध में आती तो शायद बात अलग होती और शायद उनसे कुछ और भी लोगों की सहानुभूति जुड़ जाती। लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है कि आपने लोगों के घरों में घुस के महिलाओं बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया, नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा और कई महिलाओं के साथ रेप की भी घटना हुई जिसकी फुटेज भी सामने आ रही है, उससे रिलेटेड मतलब कि काफ़ी चीज़ों में काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो उसके बाद इजराइल या कोई भी देश होता उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर इसके बाद भी इजराइल इस तरह से कार्रवाई न करता तो शायद कल को वो अपनी
सीमाओं की सुरक्षा करने में भी असफल रहता है, जो कि इजराइल के ब्लड में ही नहीं है। इजराइल ने आज तक उसके तरफ उठने वाले हर आग को उसी की भाषा में जवाब दिया है और इसी के लिए वह 1948 से ले आज तक जाना जाता है। अब भारत का इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको अगर हम लोग इस तरह से समझें कि अभी भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भारत और सऊदी अरबिया के बीच में एक समझौता हो रहा था, जो कि चाइना के जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया है चाइना ने, उसका एक काउंटर था कि वो मध्य एशिया में सऊदी अरबिया तक जाता, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब जगहों से होते हुए, और आगे जाके वो इजराइल तक भी अपना उसका कंटिन्यूएशन उसका होता। अब ये पूरा प्रोजेक्ट जो है अधर में लटक गया है और जिस हिसाब से मध्य एशिया की परिस्थितियां हैं, भविष्य में भी नहीं लगता कि जल्दी इसकी फिर से शुरुआत होगी। तो एक तरह से आर्थिक रूप से इसमें भारत का भी नुकसान है। दूसरा चीज़ कि भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ ये समझने वाली है कि जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो उस समय इजराइल की तरफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की आवश्यकता है, ना कि उस तरह सिर्फ डिप्लोमेटिक बातें करने से काम चलता है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में हमने हमेशा से देखा है कैसा होता आया है। हाँ, वर्तमान भारत सरकार इस मामले में अपने स्टैंड को काफ़ी स्ट्रांगली हर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखती आ रही है, जिसको हम लोगों ने कई मौक़ों पे देखा भी है, चाहे फिर वो बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर उरी अटैक के बाद की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो इस पूरे वीडियो को मैं इसी बात के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि आज जो लिबरल, डेमोक्रेटिक और सेकुलर लोग बोल रहे हैं कि इजराइल जो फ़िलिस्तीन में कर रहा है वो गलत कर रहा है और वहाँ पे उसके द्वारा की गई कार्रवाई से आम जनता को क्षति पहुँच रही है, तो इसमें ये चीज़ समझने लायक है कि वो आम जनता कहीं ना कहीं आतंकवादियों की समर्थक है और जिसका खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो किसी क्षेत्र में शांति कायम करना चाहता है तो उसको भी बातचीत का एक रास्ता खुला रखना चाहिए। हालांकि इजराइल ने इसकी काफ़ी कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी उसको आगे भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप एक बार आतंकवादियों का वहाँ से सफाया कर भी दें तो यह तो पॉसिबल नहीं कि आप 20-22 लाख की आबादी को ही वहाँ से पूरा साफ कर देंगे। अल्टीमेटली आपको भी उनके बीच में ही रहना है। तो इस चीज़ का पूरा प्रयास होना चाहिए कि बाकी लोगों के मन में हमास के प्रति वो नफ़रत भरें और उनको हमास की असलियत बताएं और इजराइल और हमास के बीच के डिफरेंस को वो समझाएं, क्योंकि अभी वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो इजराइल ही आतंकवादी देश की तरह काम करता है। तो इसके लिए वहाँ पे उनको थोड़ा सा डेवलपमेंट एजुकेशन की आवश्यकता है और उनको शेष दुनिया से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे कि फ़िलिस्तीन में वेस्ट बैंक का जो एरिया है जहाँ पे फतेह की सरकार है, एक दूसरा संगठन है फ़िलिस्तीन का, उनसे इजराइल के संबंध न्यूट्रल हैं। तो उस तरह की कोई सरकार गाजा पट्टी में भी गठन हो, इसका प्रयास करना चाहिए ताकि एटलीस्ट क्षेत्र में शांति व्यवस्था हो और वहाँ पर भी डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। और सब मिला जुला के इसका आखिरी में कंक्लूज़न यही निकलता है कि अगर इस तरह की घटना आगे भी इजराइल के साथ होती है या दुनिया के किसी भी कोने में होती है, तो उसके जो परिणाम होते हैं वह मात्र उस क्षेत्र पे ही प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व की शांति, सुरक्षा और आर्थिक उन्नति पे पड़ता है। तो जहाँ तक प्रयास होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से इन सब घटनाओं पे रोक लगाई जाए, चाहे इंटेलिजेंस के थ्रू, चाहे उन लोग को एजुकेट करने के थ्रू और चाहे उनसे अच्छे संबंध डेवलप करके, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना भविष्य में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है और इन्हीं तरह की छोटी बड़ी घटनाओं के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर ऐसी घटनाएं आगे होती हैं या फिर इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध लंबा खिंचता है और इसमें और भी देश शामिल होते हैं, बीच में कूदते हैं, तो यह युद्ध भी एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है।
और जिसका परिणाम पूरी दुनिया के लिए काफ़ी भयावह होगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा स्कॉलर्स का कहना है कि जो चौथा विश्व युद्ध होगा वो डंडों से लड़ा जाएगा, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे बचेगा नहीं और जो लोग बचेंगे वो पुराने आदम युग में वो लौट जाएंगे, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से हमारे इंडिया व्यूज की यही अपील है कि वो शांति बनाए रखें, और हम अपेक्षा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके माध्यम से जल्द इजराइल फिलिस्तीन के बीच में शांति की स्थापना कराई जाए और मध्य एशिया को जलने से बचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।